नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित सेकेंड पार्ट में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और यह हमारा फिजिक्स का पार्ट नंबर 8 है। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर फिजिक्स की बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि नए वीडियो आपको मिल सके। बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भाप के इंजन में उबलते पानी का तापमान अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? भाप के इंजन में उबलते पानी का तापमान अधिक क्यों होता है? तो इसका कारण यह है कि बॉयलर के अंदर जो दाब होता है वो उच्च दाब होता है, इस कारण से पानी का तापमान अधिक होता है। इस पहले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक ठंड के समय पानी के पाइप फट जाते हैं। ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक ठंड के समय पानी के पाइप फट जाने का कारण क्या होता है? कारण यह है कि जल जो होता है वो हिमीकृत होने से फैलता है, इस कारण से जो पानी के पाइप रहते हैं वो फट जाते हैं। दूसरे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो विकल्प ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 3, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? ठीक 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में यदि बर्फ और पानी रखा जाएगा तो उनमें क्या परिवर्तन आएगा? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। विकल्प सी जो रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बी विकल्प जो रहेगा स्लिंग साइक्रोमीटर जो है, इसका उपयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प बी रहेगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, आसुत जल का हिमांक कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि आसुत जल का हिमांक अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस आसुत जल का हिमांक होता है। इस प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है किंतु झील के तल के जल को छोड़कर, मतलब केवल ऊपर का भाग जमता है, नीचे का भाग जो पानी रहता है वो नहीं जमता है। इसका क्योंकि इसका तापमान खालिस्तान बना रहता है, तो नीचे का जो तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इस कारण से झील के नीचे वाला जो भाग रहता है, जो पानी रहता है वो नहीं जमता है। राइट आंसर इस प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है प्रश्न संख्या 7, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? तो इसका कारण याद रखना है, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण से घट जाता है। विकल्प सी जो रहेगा वो हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 8, दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? तो दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण से संभव होता है? तो यह असंजन के कारण से संभव होता है। विकल्प डी जो रहेगा वो हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संग्रहित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो आपको याद रखना है यह विभव ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। सही आंसर जो होगा विभव ऊर्जा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 10 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल का त्रिबिंदु कितना होता है? जल का त्रिबिंदु कितना होता है? तो आपको याद रखना है जल का त्रिबिंदु 273.16 केल्विन होता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण से बादल वायुमंडल में तैरते हैं। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, प्रश्न संख्या 12 में हमको बताना है कि प्रेशर कुकर में
खाना जल्दी पकता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ता है, इस कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रश्न 12 का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 13। जल वाष्पीकृत नहीं होगा। जल वाष्पीकृत कब नहीं होगा? यदि आर्द्रता 100% होगी तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पर विकल्प बी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है फिर उसके बाद बढ़ता है। इस कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर अगर हम देखते हैं तो विकल्प डी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न 15 नंबर देखिए, सब्जियों में नमक डालने से उनको पकने में कम समय लगता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार जब सब्जी को बनाया जाता है तो उसमें नमक डाला जाता है पकाने के लिए, तो सब्जियों में नमक डालने से उनको पकाने में कम समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण क्या होता है जिसके कारण से वो जल्दी पक जाता है, कम समय लगता है? तो पानी का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से उसको पकने में कम समय लगता है। राइट आंसर इस प्रश्न 15 का ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक किस समय बदलता है? किसी तरल पदार्थ का जो क्वथनांक होता है वो किस समय बदलता है? तो यह दाब के साथ बदलता है। विकल्प ए जो रहेगा वो हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, जब जल हिमीकृत होता है तो उसका घनत्व, जब जल हिमीकृत होता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घटता है। आपको याद रखना है कि जब जल हिमीकृत होता है तो उसका घनत्व जो होता है वो घटता है। विकल्प ए जो रहेगा वो हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, इसमें बताना है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। जो फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, वो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? इसका कारण ये है कि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय होते हैं, जिसके कारण से खाद्य पदार्थ खराब होने से बचते हैं। इस प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर होगा वो हमारा विकल्प ए रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? हमसे पूछा जा रहा है कि तारों का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो यह तापमान पर निर्भर करता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न संख्या 20। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हिमांक से नीचे। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, प्रश्न संख्या 21 में हमें बताना है कि शीतलन की दर निर्भर करती है। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है कि शीतलन की दर जो है यह किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर पहला विकल्प अगर हम देखते हैं तो बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान के अंतर पर, तो इस पर भी निर्भर करती है। बी विकल्प है विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है विकिरणकारी सतह का क्षेत्रफल भी निर्भर करती है। इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा उपरोक्त सभी पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में हमें बताना है कि मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया जाता है तो छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्र जो होगा, छिद्र का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23। गर्मी के मौसम में पंखे की हवा से हमें अच्छा महसूस होता है। गर्मी की मौसम में पंखे की हवा से हमें अच्छा महसूस क्यों होता है? क्योंकि हमारा पसीना जो होता है वो तेजी से पंखे की हवा से क्या हो जाता है? वाष्पित होता है। इस कारण से हमको अच्छा महसूस होता है। विकल्प सी जो रहेगा वो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 24 देखिए, इसमें बताना है कि समुद्री धाराएं एक उदाहरण है। तो समुद्री धाराएं एक उदाहरण किसका है? तो यह संवहन का उदाहरण है। विकल्प ए जो रहेगा वो हमारा सही उत्तर रहेगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है प्रश्न संख्या 26। माइक्रो ओवन में जमे हुए खाने वाले पैकेट को गर्म करते समय आप सबसे पहले पैकेट में छिद्र क्यों करते हैं? तो इसका कारण क्या होता है छिद्र करने का? कि पैकेट के फटने से भाप के दबाव से सुरक्षा हेतु हम पैकेट में छिद्र करते हैं, उसके बाद उसको गर्म करते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 की ओर। साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती है। जब आपने देखा होगा कि रात में बादल जब हो जाते हैं तो वो रात आपको गर्म लगती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका सीधा कारण क्या है कि पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा जो है उसको वापस परावर्तित कर देते हैं बादल, इस कारण से गर्म लगता है। तो विकल्प जो सी रहेगा वो हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न 28 नंबर देखिए, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो यह निम्न ताप से संबंधित है। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी की ओर रहेगा। प्रश्न 29 नंबर देखिए, शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ क्या है? इंसोलेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपतित सौर विकिरण इसका अर्थ होगा। विकल्प बी जो रहेगा वो हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 में हमें बताना है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? तो यह वाष्पशील शीतलन पर आधारित होता है। हमारा सही उत्तर जो होगा वो विकल्प बी के साथ रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 31 की ओर। वह ऊर्जा जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे की ऊष्मा को प्रयोग में लाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको याद रखना है, भूतापी ऊर्जा कहा जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32। रेल की पटरियों में दो रेल के बीच में जगह छोड़ी जाती है। दो पटरियों के बीच में जगह छोड़ने का जो कारण होता है वो कारण क्या होता है? रैखिक विस्तार को समायोजित करने के लिए वह स्थान छोड़ा जाता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 देखिए। प्रश्न संख्या 33 दे रखा है, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान जो होता है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आपको याद रखना है, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके तापमान प्रदान किया जाता है। सही आंसर हमारा विकल्प सी रहेगा। प्रश्न अगला 34 नंबर देखिए। 34 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ईंट से बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के भवनों का ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण क्या है? आपने देखा होगा कि जो पक्के मकान होते हैं वो उसकी तुलना में जो कच्चे मकान होते हैं वो गर्मियों में ठंडे होते हैं और शीतकाल मतलब सर्दी के समय वो गर्म होते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये है कि कच्ची मिट्टी जो है वो उष्मारोधी होती है, इस कारण से ऐसा होता है। विकल्प सी जो रहेगा वो हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 35। सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी प्रतिशत बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न 36 नंबर देखिए, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों है? तो ऊन जो है यह ऊष्मा की कुचालक होती है, इस कारण से ऊनी कपड़े पहनने से शरीर को गर्मी होती है। विकल्प बी जो रहेगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 37 नंबर। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो यह आपको याद रखना है, ऑटो चक्र पर आधारित होता है। बी विकल्प जो रहेगा वो हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38। कार के रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है। कार के रेडिएटर में पानी का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। तो इसका कारण क्या है कि इसका विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो अधिक होती है, इस कारण से कार के रेडिएटर में
पानी का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 39 नंबर। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पूरी तरह से पिघलने में कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? तो 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पूरी तरह से पिघलने में किया गया यांत्रिक कार्य जो होगा वो 336 जूल होगा। विकल्प जो सी रहेगा 336 जूल इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न 40 नंबर। भाप में भंडारित ऊष्मा किस रूप में होती है? भाप में भंडारित ऊष्मा किस रूप में होती है? तो यह गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है। सही आंसर हमारा गुप्त ऊष्मा ऑप्शन सी इस प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव क्या हो जाएगा? जब वायुमंडलीय दाब के बराबर क्या हो जाएगा? वाष्प दाब हो जाएगा तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव उबलने लगता है। विकल्प जो बी रहेगा वो हमारा सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42। विशिष्ट घनत्व किसके अनुपात के बराबर होता है? विशिष्ट घनत्व किसके अनुपात के बराबर होता है? तो आपको याद रखना है विशिष्ट घनत्व जो होता है वो किसी पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर जो अनुपात होता है उसके बराबर होता है। इस प्रश्न 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी रहेगा। प्रश्न संख्या 43 देखिए, इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा बजट के बारे में सही विवरण है? तो यहाँ आपको सही विकल्प बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह पृथ्वी पर आने वाले ऊष्मीय विकिरण तथा जाने वाले ऊष्मीय विकिरण के संतुलन के बराबर होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तो तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान जो होता है वो नियत रहता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। प्रश्न 45 नंबर देखिए, पारद थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है। पारद थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका विस्तार, यह इसका सिद्धांत है। विकल्प बी जो रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना है कि सेंटीग्रेड स्केल का जो आविष्कार किया था वो एंडर्स सेल्सियस ने किया था। विकल्प ए जो रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। केल्विन किसके माप की इकाई है? केल्विन किसके माप की इकाई है? तो यह आपको याद रखना है कि तापमान की इकाई है केल्विन। विकल्प डी जो रहेगा वो हमारा सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति धातु शोधन भट्टी के अंदर का तापमान मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। विकल्प ए जो रहेगा इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। प्रश्न 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से क्या ऊष्मा का कुचालक है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऊष्मा का कुचालक बताइए। तो जो ऑप्शन सी में ग्लास और कांच जो है यह ऊष्मा का कुचालक है। तो ऑप्शन सी जो रहेगा इस प्रश्न संख्या 49 का करेक्ट आंसर रहेगा। और अब बारी है साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 50 है। किस तापमान, जो कि आपको फ़ारेनहाइट में बताना है, पर शुद्ध जल जम जाता है? तो शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन आपको यहाँ पर फ़ारेनहाइट ध्यान में रखना है, जीरो आंसर नहीं लगाना है। आपका करेक्ट आंसर 32 हो जाएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जो होता है वो जमता है। विकल्प ए इस प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने कवर किया। और यह फिजिक्स का पार्ट नंबर हमारा 8 था। यदि आपने इसके 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर फिजिक्स की बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 8827302459 पर संपर्क कर सकते हैं और आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी कि यह
जो पीडीएफ है ये किस प्रकार से आपको अवेलेबल रहेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए पुनः एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।